चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विदेशी आक्रमण में यूनानी शक कुषाण। भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसमें यूनानी आक्रमण की हमने बात की थी। उसके बाद हम बात करने वाले थे आज शक आक्रमण की। यहाँ पर बात कर रहे थे कि शकों ने भारत में किस तरह से आक्रमण किया था और फिर कुषाणों के आक्रमण की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो विदेशी आक्रमणकारी कहा था हकमनी वंश का था डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट भारत में आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था। ये आप लोगों ने सबने समझ लिया था कि डेरियस फर्स्ट ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, डेरियस। उसके बाद हमने देखा था सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया और सिकंदर के आक्रमण के बाद 305 ईस्वी पूर्व हमने पढ़ा था सेल्यूकस। तो ये तीन आक्रमणकारी थे मौर्य काल और उससे पहले के जो विदेशी आक्रमणकारी थे। और इसके बाद जो हमने देखे बाद के आक्रमणकारियों में यूनानी और फिर शक और फिर कुषाण। शकों के बाद कुषाण आक्रमणकारी थे। अब इसी क्रम में हमने यूनानी शक पहलव भी कहा था। बीच में पहलव का भी नाम आता है, कभी क्रम से लगाने के लिए अगर आ जाए तो यहाँ पर शकों के बाद पहलव आते हैं, पहलव के बाद कुषाण आक्रमणकारी आते हैं। बस पहलव के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक क्रम आपको पता होना चाहिए। और पहलव आक्रमणकारियों के समय भारत में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था या प्रारंभ हुआ था कह सकते हैं। तो ये भी डेरियस फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था, सिकंदर के बारे में पढ़ा था। ये पहला यूनानी आक्रमणकारी था लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमणकारी था। फिर सेल्यूकस के बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उसने आक्रमण किया और यूनानियों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं शक आक्रमणकारियों के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे सभी लोग शक। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे शक और शकों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने भारत में आक्रमण किया था। और शकों की अगर बात करें सबसे पहले भारत में शक कहां से आए थे, इस क्रम को इसको भी समझ लेना। शक मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात इसमें शकों के बारे में ये याद रखना कि ये मध्य एशिया से तो आए थे लेकिन ये भारत में 5 शाखाओं के रूप में थे। शकों का संस्थापक कौन था इस वंश का? तो शक वंश का संस्थापक था माउस। इसका नाम था माउस। माउस याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। माउस शक वंश का संस्थापक था। और दूसरी बात शक भारत में 5 शाखाओं में विभाजित थे। शक भारत में 5 शाखाओं में विभाजित थे। तो पूछा जाता है शक कितनी शाखाओं में विभाजित थे? तो भारत में ये 5 शाखाओं में विभाजित थे और इस वंश का संस्थापक था माउस। और शकों को भारत में मालवा के एक शासक थे। मालवा के शासक विक्रमादित्य बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व पराजित किया था। पराजित कर विक्रम संवत की स्थापना की थी। विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो इसको याद रखना। विक्रमादित्य शासक थे। आप लोगों ने सबने विक्रम बेताल की कहानियां सुनी होंगी। वही विक्रमादित्य थे जो न्याय के लिए जाने जाते थे। मालवा के शासक थे। उन्होंने शकों को पराजित किया था 58 ईस्वी पूर्व और उनको हरा करके 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो ये सबसे पहला संवत हमारे सामने हिस्ट्री में आ रहा है विक्रम संवत। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है विक्रम संवत, या इसको मालव संवत भी कहते हैं। विक्रम संवत का एक और नाम है मालव संवत। मालव संवत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मालवा के शासक थे, इसीलिए मालव संवत कहते हैं। विक्रम संवत इसलिए कहते हैं क्योंकि विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके ये विक्रम संवत चलाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। एक तो ये याद रखेंगे शक कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से। अब आप लोग जानते हैं ये भारत का हिस्सा है। भारत के उत्तर में यहाँ को देखो, यहाँ को ये मध्य एशिया पड़ता है, मध्य एशिया। तो इस क्षेत्र के ये
आने रहने वाले थे। शक भी, कुषाण भी, हूण भी, ये सब मध्य एशिया के थे और मध्य एशिया की ये छोटी छोटी कबीले किस्म के थे। तो ये भारत में आकर के इन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था। तो इस तरीके से शक कहाँ के शासक थे? तो मध्य एशिया के। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है शक कहाँ के शासक थे? तो मध्य एशिया के शासक थे। ठीक है, तो एक तो ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात हम यहाँ से जो हमने समझा था इसमें यही है कि शक भारत में कितनी शाखाओं के रूप में थे? 5 शाखाओं के रूप में। और शक वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो शकों का संस्थापक था माउस। माउस शक वंश का संस्थापक था। अब शकों को किसने पराजित किया था? तो मालवा के शासक विक्रमादित्य ने पराजित किया 58 ईस्वी पूर्व और विक्रम संवत या मालव संवत की स्थापना की थी। अब बात आती है शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इसका नाम आपने पहले ही सुना था, मैंने इसके बारे में बताया था। शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन था। और रुद्रदामन के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर किसी को याद होगा, कि रुद्रदामन ने कठियावाड़ में जो सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार किया था। तो इसको याद रखना। यह गुजरात का शासक था और इसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। सबको याद आ रहा होगा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। तो ये मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, इसका निर्माण किसने किया था? इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय पर हुआ था। और उसके बाद मैंने अशोक के समय भी इसकी चर्चा की थी कि उसके मंत्री तुसाप्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। और दूसरी बार जीर्णोद्धार की बात आती है तो यहाँ पर रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार किया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया और ये लेक्चरर का क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लेक्चरर का क्वेश्चन है। लेक्चरर के यहाँ पर अभी 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो लेक्चरर के बारे में हमने पढ़ा था जब मौर्य के बाद शुंग वंश आया था। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, आप देखना पिछला 2014 के पेपर में था या फिर 14 के या 17 में तो हुआ नहीं था स्क्रीनिंग, 14 वाले में था। 14 वाले में पूछा था कि यहाँ पर जो पुष्यमित्र के शुंग के दरबार में एक शासक थे, एक पंडित थे जिन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, उनका नाम था पतंजलि। ये क्वेश्चन आया था कि पतंजलि किसके दरबार में थे? तो उस पेपर को देखना, उसमें लिखा है कि पतंजलि किसके दरबार में थे, उसका आंसर था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। एक क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन ये था कि रुद्रदामन किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने किया? और इसमें राइट आंसर था रुद्रदामन। तो इन क्वेश्चनों पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोक सेवा आयोग इन क्वेश्चनों को पूछता है। ठीक है, तो शक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। यह गुजरात का शासक था। इसने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। तो इतना इसके बारे में है, इतना आप लोग इसको पढ़ लेना। और यही है शकों के बारे में, इससे ज्यादा कुछ खास हमारे इसमें सिलेबस में शकों के बारे में दिया नहीं गया है। और यूनानी शक कुषाण, शकों के बाद इतना आप लोग लिखे और अगली हेडिंग लिखेंगे कुषाण। कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कुषाण में कनिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं और वहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से इसको सब लोग लिख लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुषाणों की। चलिए जल्दी से सभी लोग कंप्लीट करें और हेडिंग लिखेंगे कुषाण। ठीक है, हम समझते हैं कुषाणों के बारे में, इंपॉर्टेंट रहते हैं कुषाण भी। चलिए, तो सबने लिख लिए होंगे इतने पॉइंट। ये 3-4 पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे शक के बाद कुषाण। कुषाणों को हम समझते हैं यहाँ पर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। शक, कुषाण और शुंग वंश का क्वेश्चन मैंने बता दिया कि पहले क्या पूछा गया था।
इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक पढ़ने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से आप लोग स्क्रीनिंग में तो बहुत आसानी से एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना है कि क्वेश्चन करने के, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है। हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, बहुत अच्छे से जीएस आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुषाणु की। तो कुषाणु के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर मध्य एशिया की मैंने चर्चा की थी। ये मध्य एशिया भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था। ये मध्य एशिया में यहाँ पर देखो एक था हिगनू कबीला, हिगनू, और एक था यूची कबीला। ध्यान रखेंगे, एक कबीला था हिगनू और एक था यूची कबीला। इन कबीलों में आपस में संघर्ष होते रहते थे और ये संघर्ष करते थे। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। इनमें आपस में लड़ाइयाँ होते रहती थी। कबीले मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, उनको कबीला कहते हैं। लोगों का एक समूह जैसा होता था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सामान्य समूह होता था। तो उस समूह में आपस में इनके झगड़े होते रहते थे। छोटे छोटे बातों पर ये आपस में झगड़े करते रहते थे और ये यहाँ से भाग करके कभी चीन की तरफ जाते थे, कभी भारत की तरफ आते थे। इस तरीके से आ जाते थे और फिर वापस वहीं चले जाते थे, आपस में लड़ने के लिए ही चले जाते थे। तो इस तरीके से जब ये चीन में जाते थे तो चीन ने क्या किया, यहाँ पर अपनी एक दीवार बना दी जिसे हम चीन की दीवार कहते हैं। चीन की दीवार सबने नाम सुना होगा, सी हुआंगटी ने बनवाई थी। ये सी हुआंगटी कहते हैं। चीन की दीवार किसने बनाई, तो सी हुआंगटी ने इसी दौरान चीन में अपनी दीवार बना दी थी ताकि ये इन कबीलों से बचा जा सके, वो यहाँ पर चाइना में आक्रमण न कर सके। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी ओर अब इनको जब वहां जाने का रास्ता नहीं मिला तो ये भारत की तरफ आते थे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कुषाणु की, तो कुषाणु के बारे में सबसे पहली बात तो ये समझना कि कुषाण यूची कबीले के थे। किस कबीले के थे, तो यूची कबीले के थे। यूची कबीले के थे, ठीक है, कबीले के थे जिन्हें हिगनू कबीले ने, जिन्हें हिगनू मतलब हुड़वे, हिगनू मतलब हुड़वे, हिगनू कबीले ने मार भगाया था। हिगनू कबीले ने मार भगाया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कुषाण यूची कबीले के थे। पूछा जाता है कुषाण किस कबीले के थे, तो यूची कबीले के थे। और इन्हें किसने मार भगाया था, तो हिगनू कबीले ने इन्हें मार भगाया था। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कटफिसेस था। कुजुल कटफिसेस इस वंश का संस्थापक था। और कुजुल कटफिसेस के बाद बिम कटफिसेस शासक बना, कुषाण वंश का शासक बना था। ठीक है, बिम कटफिसेस शासक बना। एक कुजुल कटफिसेस है, एक बिम कटफिसेस। इसने क्या किया, देखो, बिम कटफिसेस ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। तो पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो कुषाणु ने चलाए थे। और कुषाण वंश के किस शासक ने चलाए, तो बिम कटफिसेस ने चलाए थे। ठीक है, और इसने अपने सिक्कों में शिव और नंदी का चित्र अंकित कराया था। शिव और नंदी का चित्र भी अंकित कराया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये किस धर्म को मानते थे, तो हम कह सकते हैं कि कुषाण शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कुषाणु के बारे में। सबसे पहले मैंने कहा कि कुषाण किस कबीले के थे, तो ये यूची कबीले के थे। और इन्हें किस कबीले ने मार भगाया था, तो हिगनू कबीले ने इन्हें मार भगाया था।
पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था, और कुजुल कटफिसेस के बाद बिम कटफिसेस कुषाण वंश का शासक बना था। कुजुल कटफिसेस के बाद कौन शासक बना? तो बिम कटफिसेस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला बिम कटफिसेस था, और इसने सिक्कों में शिव, नंदी और त्रिशूल का भी चित्र अंकित कराया था। शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र भी लिख लेना, शिव, नंदी और त्रिशूल लिख लेना, और त्रिशूल का चित्र अंकित कराया था, त्रिशूल का चित्र अंकित कराया। इससे यह पता चलता है कि कुषाण किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब बात आती है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात आती है। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक आप लोग बता सकते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। प्रतापी शासक कनिष्क था। तो हम बात करेंगे कनिष्क की। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जिसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने पॉइंट को लिखिए और फिर हेडिंग लिखो कनिष्क। इतने पॉइंट लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे कनिष्क। ठीक है, बिल्कुल। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। ठीक है, चलिए तो इतने पॉइंट लिखिए और हेडिंग लिखो कनिष्क। चलिए इतना लिखा क्या सबने? तो सबको समझ भी आ गया होगा कि कुषाण मध्य एशिया से आए थे। कुषाण यूची कबीले के थे और इन्हें हिग्नू कबीले ने मार भगाया था, और इस वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था, और उसके बाद भीम कटफिसेस शासक बना जिसने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और भारत में सबसे पहले सिक्के चलाने वाले थे यूनानी, हिंद यवन कहते हैं या उनको यूनानी, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, या तो यूनानी कहते हैं या हिंद यवन भी उन्हें कहा जाता है, तो इंडो ग्रीक भी कहते हैं। ये 2-3 शब्द मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। तो ये कुषाण भी आपके समझ में आ गया होगा। यूनानी, शक, कुषाण और कुषाण वंश के अब प्रतापी शासक की बात करते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे सभी लोग कनिष्क। नेक्स्ट लिखेंगे कनिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है कनिष्क, और ये छोटे छोटे पॉइंट बीच बीच से निकल करके आते हैं जो कि एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बिम कटफिसेस के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाता है, और कुजुल कटफिसेस तो संस्थापक है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और शक वंश में अगर हम जाएंगे तो शकों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो रुद्रदामन वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और संस्थापक भी कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इन पॉइंटों को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद गुप्त काल आता है, और गुप्त काल से भी इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल हो गया, और यहाँ पर बीच में जो ये आक्रमण है मौर्य के बाद शुंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली हम शुंग वंश को हल्के में लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उसमें फैक्ट गिने चुने फैक्ट हैं और वो एग्जामों में पूछे जाते हैं, और यहाँ लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है वहां से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, हम कनिष्क की बात कर रहे हैं। इंपोर्टेंट शासक है कुषाण वंश का कनिष्क। अब इसमें आपको 4-5 चीजें याद रखनी है, जिस पर सबसे पहली चीज आती है इसकी राजधानी की बात आती है। राजधानी एक तो ये याद रखना। दूसरी बात आती है संबंध की बात आती है। संबंध हमें पढ़ना है कि इसने कौन सा संबंध यहाँ पर चलाया था। तीसरी चीज इसका चीन के साथ युद्ध हुआ था, युद्ध की हम चर्चा करेंगे। और चौथी चीज इसके समय पर बौद्ध संगीति हुई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट संगीति होती है, बौद्ध संगीति को याद रखेंगे। इसके अलावा इसके समय पर कला शैली कौन सी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके समय एक रेशम मार्ग था, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कनिष्क किसी चीज के लिए जाना जाता है तो रेशम मार्ग। ये भी लेक्चरर का क्वेश्चन है रेशम मार्ग के लिए। इधर पर से प्राचीन इतिहास से कई सारे क्वेश्चन आए थे, और वर्तमान समय में आप देखोगे तो प्राचीन इतिहास से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेशम मार्ग हो गए, और एक और चीज है यहाँ पर विद्वान कौन कौन से थे इनके दरबार पर, इस पर चर्चा करेंगे। इतने पॉइंट इस कनिष्क के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कनिष्क के समय राजधानी कहाँ थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके समय की राजधानी है पेशावर। पेशावर इसकी राजधानी थी, राजधानी इसने बनाई थी पेशावर।
और दूसरी राजधानी दूसरी मथुरा थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा, या इसे पुरुषपुर कहते हैं, पुरुषपुर। पुरुषपुर इसकी दूसरी राजधानी थी। मथुरा या पुरुषपुर कहा जाता है, तो ये इसकी दूसरी राजधानी थी। तो इसको याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए है कि पुरुषपुर किसकी राजधानी थी, या फिर कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक है, अब देखो, अभी हमने पढ़ा था 58 ईस्वी पूर्व। 58 ईस्वी पूर्व हमने देखा था विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। अब बात आती है शक संवत की, तो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत चलाया था। शक संवत चलाया था। शक संवत चलाया था कि 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, और यह संवत जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संवत है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो शक संवत ही भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संवत है। तो 58 ईस्वी पूर्व हमने देखा एक विक्रम संवत या मालव संवत चला था, जबकि 78 ईस्वी में हमने देखा कि शक संवत यहाँ पर चला हुआ था, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बात आती है युद्ध की। इसने चीन के एक शासक थे पांचाओ के साथ युद्ध हुआ था। तो कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था। पांचाओ से युद्ध हुआ और उसे पराजित किया, और युद्ध हुआ और उसे पराजित किया था। कनिष्क ने उसे पराजित किया। तो कई बार आपने देखा होगा, जब चाइना भारत के लिए युद्ध की धमकी देता है, तो भारत कहता है कि 1962 को 1962 को भारत को नहीं भूलना चाहिए। तो भारत कहता है कि भाई कनिष्क को भी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि कनिष्क ने किस तरीके से चीन को हराया था। तो आज का भारत अब वो भारत नहीं है 1962 का। तो वही चीज यहाँ पर आती है कि कनिष्क ने जो है इसे पांचाओ को पराजित कर दिया था, जो कि चीन का शासक था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध भी माना जाता है। इस पर हम इसके बाद आगे बात करते हैं बौद्ध संगीति। अब बौद्ध संगीति की बात आती है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अका अक राबे पाक, याद है होगी सबको। अका अक बताई थी, राबे पाक, और आगे बताया था महाकाम के 30 मित्र, महाकाम के 30 मित्र बताई थी, ये सबको याद होगा। अका अक का मतलब था अशोक के समय राजगृह में पहली, अच्छा अका अक अशोक तो यहां पर आया जाएगा। अजात शत्रु के समय पर पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। उसके बाद कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ये भी सबको याद होगा। और तीसरी अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति। और फिर मैंने आपको अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष यहाँ पर महाकश्यप थे, यहाँ सर्वकामिनी, ये मोंगली पुत्र तिस्य, और ये थे वसुमित्र। तो ये ट्रिक सबको याद होगी। कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो इसको सब लोग याद रखेंगे। ये बौद्ध संगीतियां तो प्राचीन इतिहास का एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए हमेशा, जो एग्जामिनर होते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर बौद्ध संगीति की बात करते हैं, तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, कुंडलवन में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से है। सारे क्वेश्चन ये जो बौद्ध संगीति से संबंधित है इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है कला शैली। इसके समय पर कला शैली कौन सी थी? तो इसके समय दो कला शैलियां प्रसिद्ध थी, एक तो मथुरा शैली और एक थी गांधार शैली। तो ये दो कला शैलियां इंपॉर्टेंट थी, नंबर 1 मथुरा शैली और नंबर 2 गांधार शैली। तो कनिष्क के समय नंबर 1 मथुरा शैली, नंबर 2 गांधार शैली का जन्म हुआ।
गांधार शैली का जन्म हुआ, शैली का जन्म हुआ। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे, इसके समय पर मथुरा शैली और गांधार शैली का जन्म हुआ था। अब बात आती है रेशम मार्ग की। रेशम मार्ग को अगर हम समझे तो रेशम मार्ग देखिए, मैं यहाँ पर भारत का उत्तरी हिस्सा बना रहा हूँ। ऐसे देखो, यहाँ को चीन है, चीन से एक मार्ग आता था, ऐसे देखो चीन से यूरोप तक जाता था। कहां तक जाता था? यूरोप। चीन से यूरोप एक मार्ग जाता था, इस मार्ग को कहते थे रेशम मार्ग, सिल्क रूट कहते हैं इसे, रेशम मार्ग। तो ये भारत से आएगा, यहां पर देखो कनिष्क इनसे एक बार यहां कर लेता था, एक बार यहां से जब ये एग्जिट होते थे तो 2 बार कर लेता था। और सबसे ज्यादा कनिष्क के समय पर जो आय होती थी, आय का जो स्रोत था वो था रेशम मार्ग। तो इस पर कनिष्क के समय, कनिष्क के समय चीन से लेकर यूरोप तक रेशम मार्ग जाता था। तो चीन से यूरोप तक रेशम मार्ग जाता था के समय चीन से यूरोप तक रेशम मार्ग जाता था, रेशम मार्ग जाता था जो भारत से होकर जाता था, जो भारत से होकर जाता था। और फिर कनिष्क के समय सर्वाधिक, कनिष्क के समय यह आय का सबसे बड़ा साधन था, आय का सबसे बड़ा साधन था, सबसे बड़ा स्रोत था। तो इसको याद रखना, रेशम मार्ग जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, ये कनिष्क के समय चीन से लेकर के रोम तक जाता। इस पर आप लोग ध्यान देंगे, सिल्क रूट पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है इसके दरबार में विद्वान कौन से थे, तो इन विद्वानों के नाम याद रखेंगे। तो कनिष्क के समय विद्वान लिख रहा हूं, विद्वान कौन कौन से थे, तो विद्वानों की मैं ट्रिक बता रहा हूं। अश्व नाचे पांव पर, तो ये इसकी ट्रिक है कि अश्व नाचे पांव पर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, अश्व नाचे पांव पर मतलब एक तो थे अश्व घोष, इसके दरबार में विद्वान थे अश्व घोष, ठीक है, अश्व घोष नंबर 1। और नंबर 2 नाचे का मतलब आप लोग याद रखेंगे, दूसरा नाम है नागार्जुन का और तीसरा नाम है चरक का। नाचे ऐसे लिख देता हूं, नाचे, दूसरा नाम है नागार्जुन, ना से नागार्जुन, तीसरा है चरक, चौ से चरक है, चरक इनके दरबार में थे। और चौथे पांव पर, पांव का मतलब है पार्श्व, पार्श्व इनके दरबार में थे, पार्श्व थे इनके दरबार में। और पांचवें व से है वसुमित्र, वसुमित्र। तो ये 5 इनके दरबार में विद्वान थे। ट्रिक मैंने बता दी, जहां पर कठिन होता है मैं सीधे उसकी ट्रिक बता देता हूं। अश्व नाचे, नाचे पांव पर, पांव पर, ये ट्रिक है। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व और वसुमित्र, इतने विद्वान इनके दरबार में थे। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन विद्वानों के नाम पूछे जाते हैं। और यहां से क्वेश्चन आया है, मुझे जहां तक लग रहा है चरक किसके दरबार में थे, ये लेक्चरर स्क्रीनिंग का ही क्वेश्चन है, ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है अभी अभी जो मैं बता रहा हूं। तो यहां से ये चरक किसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन भी वहां पर 2014 वाले में देखना। 2014 के पेपर को आप लोग देखेंगे तो इस प्राचीन वाले पोर्शन में से 4-5 क्वेश्चन आपको वहां पर दिख जाएंगे, ठीक है, जो अभी अभी हाल में हमने पढ़ रखे हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना, अश्व नाचे पांव पर, ये सारे उनके दरबार में विद्वान थे। चलिए, तो इसको बना लो। यही है कनिष्क के बारे में सारा, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में और पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। बिल्कुल सिंपल याद रखना है, राजधानी, संबंध, युद्ध, बौद्ध संगीत, कला शैली, रेशम मार्ग और विद्वान, इतने पॉइंट याद रखने। राजधानी कहाँ थी, पहली पेशावर, दूसरी मथुरा या फिरोजपुर। और संबंध देखो 78 ईस्वी में शक संबंध चलाया था, तो इसको याद रखेंगे, शक संबंध। और इसी शक संबंध को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये युद्ध चीन के पांचाओं के साथ युद्ध हुआ और उसे पराजित किया। बौद्ध संगीति इसके समय चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई।
कला शैली, दो कला शैलियां थी, एक मथुरा और दूसरी गांधार शैली। रेशम मार्ग चीन से यूरोप तक जाता था, जो भारत से होकर के जाता था, और कनिष्क की आय का सबसे बड़ा स्रोत यही था। और विद्वान मैंने लिख दिए हैं अश्व नाचे पांव पर। तो इतने पॉइंट आप इसमें कनिष्क के बारे में पढ़ लेना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और मिलते हैं फिर कल, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके।